मंगल मैत्री स्टूडेंट, आज हम अपने 11th क्लास हिस्ट्री में चैप्टर समय की शुरुआत का दूसरा भाग अध्ययन करेंगे। यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे कि कैसे मानव का विकास क्रमिक प्रक्रियाओं के दौरान हुआ। हम ये पहले जान चुके हैं कि मानव के विकास की 3 अवस्थाएं, जिसमें प्राइमेट, होमोनाइड्स और होमोनिड के बारे में हमने अपने पहले पार्ट में पढ़ा था। यहाँ इससे आगे हम जानेंगे कि मानव का विकास धीरे धीरे कितनी अवस्थाओं में हुआ, इसलिए हमने इसको पार्ट को नाम दिया है पार्ट 2। और यहाँ हम प्राइमेट्स, होमोनाइड्स और होमोनिड से आगे मानव की विभिन्न प्रजातियों के बारे में समझेंगे। इनकी विशेषताएं हम जान चुके हैं कि इन तीनों में क्या कुछ अलग था। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आदिकालीन मानव जो अपने 2 पैरों पर चलता था, उसके विषय में हम यहाँ जानेंगे। 2 पैरों पर चलने का लाभ ये हुआ कि अब उस आदि मानव के हाथ स्वतंत्र हो गए। आप कल्पना कीजिए कि यदि मानव या आदि मानव अपने चारों हाथों पैरों पर चलता होगा तो उससे उसको क्या क्या परेशानी होती होगी। 2 पैरों पर खड़े होकर यदि मानव अपने अगले दोनों हाथों का प्रयोग दूसरे कार्यों के लिए करेगा तो उससे उसको क्या लाभ होगा। यानी उसके हाथ मुक्त हुए और इन हाथों से उसने दूसरे कार्य करने शुरू किए। हाथों का अलग अलग प्रयोग किया, कुछ चीज़ें बनाने के लिए, कुछ चीज़ों को पकड़ने के लिए और सामान को इधर से उधर उठाकर ले जाने के लिए अब उसके दोनों हाथ मुक्त थे। इससे ख़ास बात यह है कि उसकी ऊर्जा की बचत हुई, यानी कि अब वो अपने 2 पैरों पर खड़े होकर अपने 2 हाथों से दूसरे कार्य कर पा रहा था। तो उसकी ऊर्जा, उसकी शक्ति की बचत हुई, क्योंकि चलने के लिए अब उसके 2 पैर पर्याप्त थे और 2 हाथों का प्रयोग वो अन्य कार्यों के लिए कर रहा था। इसे ये भी कह सकते हैं कि लाभ ये हुआ कि मानव को तेज़ दौड़ने का लाभ हुआ। हाथ मुक्त होने से बहुत से और कार्य भी किए। अब एक शब्द आता है होमो। होमो जो शब्द है ये इंग्लिश या हम कहें अमेरिकन लैंग्वेज के लैटिन भाषा में प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ आदमी से होता है। और इसमें दोनों ही वर्ग आते हैं, यानी पुरुष और महिला। यानी होमो आधुनिक मानव प्रजाति के लिए प्रयोग होता है और इसमें दोनों ही पुरुष और महिलाएं सम्मिलित होती हैं। इसके बाद इस होमो को वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रजातियों में बांटा है। आज हम इसका अध्ययन करेंगे कि इसकी विशेषता के अनुसार, यानी होमो की विशेषता के अनुसार इसको अलग अलग 3 प्रजातियों में बांटा है। होमो हैबिल्स, होमो इरेक्टस और होमो सैपियंस। होमो सैपियंस आधुनिक मानव को कहा जाता है। इनका वर्गीकरण इनके कार्यों के आधार पर किया गया। होमो हैबिल्स की सबसे खास बात थी कि वो औजार बनाने लगा था। होमो हैबिल्स औजार इसलिए बना पा रहा था क्योंकि उसके दोनों हाथ मुक्त हो गए थे। होमो इरेक्टस उसको कहा गया जो अपने 2 पैरों पर चलने लगा था। वो 2 पैरों पर चल रहा है, इसीलिए उसके हाथ मुक्त हो गए थे। होमो सैपियंस कहा जाता है ऐसे मनुष्य को जो चिंतनशील है। यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि होमो सैपियंस के अंदर ये बात थी कि वो समस्याओं का समाधान कर सकता था, यानी वो सोच विचार सकता था क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये सोचने की शक्ति उसकी विकसित हो गई थी। यानी कि कोई अगर समस्या उसके सामने आती थी तो उसका भी वो समाधान खोज लेता था, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड उसको पता था कि वो जो भी कोई उसके सामने समस्या है उसका वो भली भांति समाधान कर सकता था।
अब अगर हम सोचें तो उस समय समस्याएं क्या रही होगी कि किस प्रकार ग्रुप बनाकर शिकार किया जाए, किस प्रकार कबीले को एक साथ रखा जाए, किस प्रकार औजारों को विभिन्न प्रकार से बनाया जाए। ये तीनों ही विशेषताएं अलग अलग प्रजातियों के मानव की आती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें होमो हैबिल्स की, तो ये इथोपिया और तंजानिया में इसके जीवाश्म मिले हैं। जीवाश्मों का अध्ययन हम पहले कर चुके हैं कि जीवाश्म वो रूप होते हैं जो हजारों लाखों सालों तक पत्थरों के नीचे दबे रहते थे। उसके बाद जो होमो इरेक्टस है ये अफ्रीका और एशिया से प्राप्त हुआ है। यहाँ जो जीवाश्मों से प्राप्त जो मानव कंकाल हुए हैं उनको उनके स्थान जहाँ से वो मिले हैं उसी के आधार पर इनके नामों का वर्गीकरण किया गया है। जैसे होमो हाइडेलबर्गेसिस, ये हाइडेलबर्ग जर्मनी से ये कंकाल मिला था और हाइडेलबर्ग के नाम पर ही इसका नाम होमो हाइडेलबर्गेसिस किया। निएंडर घाटी से मिले हुए मानव के जो जीवाश्म हैं उनका नामकरण होमो निएंडरथैलिसिस के रूप में किया गया। यानी कि जहाँ से जो लाखों साल पुराने जीवाश्म मानव के मिले उन्हीं जगह के नाम पर इनके नामकरण किया गया। अब बात आती है कि मानव का उद्भव कहाँ हुआ। क्या मानव सबसे पहले अफ्रीका में उसके अवशेष मिले, तो क्या पता ये मान सकते हैं कि मानव की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई, या मानव की उत्पत्ति एक ही साथ अलग अलग जितने भी महाद्वीप हैं उन पर हुई, यानी एशिया में अलग, यूरोप में अलग, ऑस्ट्रेलिया में अलग, अमेरिका में अलग। लेकिन यहाँ वैज्ञानिक दो प्रकार के सिद्धांत देते हैं, एक है क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल और दूसरा है प्रतिस्थापन मॉडल। ये दोनों ही मॉडल की खास बात यह है कि प्रतिस्थापन मॉडल कहता है कि मानव की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई और उसके उपरांत ही वो अन्य महाद्वीपों पर पहुंचा, जबकि क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल कहता है कि अनेक क्षेत्रों पर अलग अलग जगह पर मानव की उत्पत्ति हुई है। यानी आज के समय में यूरोप का मानव अलग, अमेरिका का अलग, ऑस्ट्रेलिया अलग, एशिया अलग, ऐसा माना जाता है। क्योंकि अगर हम देखें तो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोग जो हैं उनका विकास धीरे धीरे होमो सैपियंस के रूप में हुआ। दोनों ही जो तर्क हैं वो अपने आप में बिल्कुल सही प्रतीत होते हैं। ये केवल हमें सोचना है कि क्या हमें ऐसा लगता है कि वैज्ञानिकों ने जो क्षेत्रीय मॉडल दिया है वो सत्य है, या प्रतिस्थापन मॉडल कि मानव एक स्थान से ही, अफ्रीका से ही अलग अलग महाद्वीप पर पहुंचा, ये प्रतिस्थापन मॉडल कहता है। आगे हम बात करते हैं कि मानव जो आदिकालीन मानव था वो अपना भोजन कैसे जुटाता था। यहाँ 4 प्रकार हम मोटे मोटे रूप में कह सकते हैं कि अपनी भोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आदिकालीन मानव या तो संग्रहण, शिकार, मछली पकड़ना और अपमार्जित करना, या हम उसे कहें अपमार्जन करना। यहाँ संग्रहण का मतलब है भोजन को इकट्ठा करना। वो अपनी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न प्रकार के फल, बीज, कंद मूलों को इकट्ठा कर लेता था, ताकि समय आने पर यदि वो चीज़ें उसको उपलब्ध ना हो तो वो उनका प्रयोग अपनी भूख को शांत करने के लिए कर सकता था। शिकार, ये मानव का सबसे प्रिय कार्य था। वो अन्य जानवरों का शिकार करता था और उसके मांस को वो खाना पसंद करता था। तीसरा उसका फेमस कहें या उसका जो रुचिपूर्ण कार्य था मछली पकड़ना। वे भोजन के लिए मछलियों को भी मारता था और उसका भक्षण करता था। यहाँ चौथा प्रकार भोजन को प्राप्त करने का था अपमार्जन करना। अपमार्जन का मतलब होता है शुद्ध करना, शुद्धिकरण करना, साफ करना। यानी कि ऐसा भोजन जो कि पहले से उपस्थित था लेकिन उसको वो निकाल कर प्रयोग करता था। जैसे मरे हुए जानवरों का मांस वो खुरच कर निकालता था। शिकार करने में तो ये कहा जाता है कि जिंदा जानवर सामने हैं और उसका वध किया और उसके मांस
का भक्षण किया, यानी कच्चा मांस उसने खाया। लेकिन अपमार्जन में कहा जाता है कि वो जो मरे हुए जानवर अलग अलग स्थानों पर उसको मिलते थे, उनके मांस जो पत्थरों पर चिपक जाते थे या ज़मीन पर चिपक जाते थे, उन मांस को भी वो खुरच के निकालता था और उसका भक्षण करता था, यानी कि मरे हुए जानवरों का मांस का भी वो भक्षण किया करता था। भोजन प्राप्त करने के ये अलग अलग तरीके मानव के चिंतनशील होने का प्रमाण देते हैं कि एक तरफ वो शाकाहार का भी प्रयोग कर रहा था और दूसरी ओर वो मांसाहार का भी प्रयोग कर रहा था। यहाँ हमने द्वितीय पार्ट में समझा कि मानव ने भोजन कैसे प्राप्त किया और मानव की उत्पत्ति कहाँ कहाँ पर हुई। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे और अब यह हमारा अंतिम पार्ट होगा जिसमें हम जानेंगे कि मानव किस प्रकार से अलग अलग स्थानों पर पहुंचा। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।